लखनऊ के अलीगंज में जो हादसा हुआ वो अग्निकांड था या कुछ और? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब जब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं तो लापरवाही की बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं। ये अग्निकांड नहीं, हत्याकांड है, इस तरीके की बात कही जा रही है क्योंकि 15 छात्रों की जानें जा चुकी हैं। तस्वीरें विभत्स थी। 2 मंजिले 3 मंजिले से बच्चे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बाथरूम में बंद थे और जब तक ऑपरेशन होता, जब तक उन्हें निकाला जाता, तब तक सांसें घुट चुकी थी, बच्चे मर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आग लगी तो लगी क्यों, लापरवाही जो है वो किसकी तरफ से बढ़ती गई, लापरवाही थी, क्या ये सच में एक कोई हादसा था या ये एक बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से 15 मासूम छात्रों की जान जा चुकी है। हमारे साथ ब्रिजेन जी हैं, बताइए कि कैसे ये माना जाए कि ये सिर्फ एक हादसा था, अचानक हुई कोई घटना नहीं। पल्लवी देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। और ये जो घटनाएं जो अभी आ रही हैं, जैसे लखनऊ की कल की घटना, अलीगंज की, और उसके अभी महीना भी नहीं बीता होगा, दिल्ली के होटल की घटना है। ये सारी घटना बताती हैं कि आम इंसान की जिंदगी जो है अब कौड़ियों के भाव रह गई है। और कल की जो घटना आई है उस बिल्डिंग को हम दिखाते हुए ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये डेथ ट्रैप था, मतलब एक जाल, माया जाल नहीं, ये एक मृत्यु जाल था, ठीक है। और किस तरीके से एक चेन रिएक्शन हुई जिसमें ये सारे, अभी तो 15 का आंकड़ा आया है। हमारी टीम ग्राउंड पे थी, ग्राउंड पे लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि करीब 50 बच्चे उसमें पढ़ने जाते थे। सेकंड फ्लोर पे 50 बच्चे सिर्फ पढ़ने जाते थे। क्या आंकड़ा है अभी आधिकारिक तौर पर नहीं पता है। कल का जो है 15 बच्चे जो है इस हादसे में शिकार हुए हैं। तो हम जो है उस बिल्डिंग का इमेज दिखाते हुए समझाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी तरह से डेथ ट्रैप जो है वो बना करके रखा गया था। और इतना ही नहीं, बिल्डिंग 2016 में आदेश दे दिया गया था कि इसको गिरा देना है बिल्डिंग को। इसके बाद भी अभी तक 2016 से आज 2026 में हम ये वीडियो कर रहे हैं, ये घटना हो गई है, लेकिन अभी भी वो बिल्डिंग उसी तरीके से चल रही थी। इसके बाद किस तरह से एलडीए की नाकामी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि वो डेथ ट्रैप कैसे है, वो हमको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन छात्रों की बात कर रहे हैं। उसके नीचे एक पेट केयर भी था, तो बहुत सारे जानवरों की भी जानें गई हैं जिसकी चर्चा नहीं है क्योंकि इंसान से ज़्यादा तो किसी जानवर की जान नहीं मानी जाती है, इसलिए उस पर चर्चा ही नहीं है। तो जानें तो बहुत गई हैं, चाहे आप इंसानों की मानिए या जानवरों की। तो पल्लवी, यहाँ 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये अलीगंज का वही इमारत है, आप देखिए बाद में जब आग लग गई, आग लगने के बाद इस बिल्डिंग की क्या हालत है वो है, और आग लगने से पहले ये बिल्डिंग है। यहां आपको देख करके हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये डेथ ट्रैप था। पहले ये बिल्डिंग को समझिए, बिल्डिंग 3 मंजिला थी। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पर हेड हॉपर्स नाम से एक एनिमेशन कोचिंग लोग बता रहे हैं चलती थी। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया ये हेड हॉपर्स लगा था, लेकिन यहाँ एक लाइब्रेरी चल रही थी, एनिमेशन की कोचिंग नहीं चलती थी। जो ग्राउंड पे हमारे जो रिपोर्टर थे उनको जो पता चला, तो उसमें पता चला कि 50 बच्चे करीब, इसमें 50 प्लस बच्चे इस लाइब्रेरी कह लीजिए या कोचिंग कहते हैं, पहले हेड हॉपर्स को एक कोचिंग थी लेकिन बाद में लाइब्रेरी हो गई, इसमें जो है पढ़ने आते थे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर ये ड्रूल्स नाम से एक जो है पेट क्लिनिक है जहां जानवरों का इलाज चलता है और यहां उन पेट्स का सामान मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट में भी कही जा रही कि कुछ स्टोरेज वगैरह के किसी को दिया गया था। अमूमन हर बिल्डिंग में हम लोग देखते हैं वो होता है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं क्या है इस बिल्डिंग में। अब पल्लवी, इस बिल्डिंग को थोड़ा सा जूम करेंगे और जूम करके एंट्री पॉइंट को हम यहां देखेंगे। ये एंट्री पॉइंट है उस बिल्डिंग का, ये जीना नजर आ रहा है जहां से कोई भी यहां पर जाएगा, यहां से अंदर और यहीं से बाहर। ये एक ही एंट्री पॉइंट था इस बिल्डिंग में जहां से आ और जा सकते थे, ठीक है। अब इस एंट्री पॉइंट पर आप एक चीज को गिनिएगा, वो देखिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 कंप्रेसर एसी के आउटडोर यूनिट जो है वो साफ रखे हुए नजर आ रहे हैं इस बिल्डिंग में। और ये 7 तो इमेज में नजर आ रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे भी रखा हो। ये आउटडोर यूनिट है, इसको आउटडोर बोलते हैं, मतलब आउटडोर एरिया में लगाना। लेकिन लगाया कहां गया है? इंडोर में लगाया गया। और कल हमारे जब रिपोर्टर ग्राउंड पर बात कर रहे थे तो एक छात्र ने यह भी बताया कि इनकी एसी की समस्या बहुत पहले से है, जिसमें एसी हीट करती है, खराब होती है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ की जो एसी हैं वो पहले से ही खराब थी, बट जैसे चलती थी मगर कूलिंग खूब अच्छा नहीं करती थी। सर जब ज्यादा दिन की हो जाती है एसी, उसकी रिपेयरिंग कराना चाहिए। सर उन्होंने मेंटेनेंस भी नहीं था, पानी आने की भी बहुत दिक्कत होती थी, किल्लत बहुत लोग कहते थे।
इसके बाद कई रिपोर्ट्स में ये भी पता चला कि इनके पास जो कनेक्शन था वो 20 किलोवाट का था, लेकिन जो लोड वो यूज कर रहे थे वो 34 किलोवाट का पूरी बिल्डिंग में लोड हो रहा था। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे, अब जाने का रास्ता आने का रास्ता एक ही है, और ऊपर जो है ये खड़ी है क्या, मौत सबके सर पे। कोई जा रहा है आ रहा, मान लीजिए किसी ने एंट्री भी की और कंप्रेसर फट गया तो वो फंस के बेचारा चला जाएगा। अब हुआ क्या होगा, इतने लोड में इस आउटडोर यूनिट पे कंप्रेसर वायर हीट हो रहेंगे, या कोई कंप्रेसर पुराना होगा या सर्विस नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब सर्विस नहीं होने की वजह से हीट हुआ होगा, किसी वायर में स्पार्क हुआ होगा, आग लगी होगी। और देखिए इसमें होता क्या है, कंप्रेसर में केबल्स होती हैं जिसमें प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के पार्ट्स भी होते हैं, पेंट भी लगा होता, और ये सारे क्या होते हैं, जलनशील होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कंप्रेसर में ऑयल भी होता है, वो ऑयल भी फ्लेमेबल होता है। इसके बाद इसमें गैस होती है R90, और इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, R90, R22, R32 इस तरह की गैस होती है, जिसमें R90 को हाईली फ्लेमेबल कहा गया है। ठीक है, तो अगर एक कंप्रेसर में आग लगी, स्पार्क हुआ, आग पकड़ा, तो इससे क्या हुआ, उस आग को बढ़ाने के लिए इस कंप्रेसर में ऑयल भी है, इसके पास अपना गैस भी है जिसने उस आग को भड़काया। अब देखिए, मान लीजिए इस कंप्रेसर में आग लगी 3 नंबर के, इसके बगल अगल बगल सटे हुए इतने सारे 7 ठो रखे हुए हैं, है ना। अब इन 7 में इसके ये जो हीट पैदा करेगी, ये सारे आउटडोर यूनिट हीट होंगे और यहां भी स्पार्क होगा, आग लगेगी, और ये 7 के 7 कंप्रेसर आग पकड़ना शुरू करेंगे। ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा पल्लवी, जो एक बहुत जानलेवा सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि एंट्री भी यहीं से है और कोई एग्जिट लेने आएगा तो उसके सर पर ही कंप्रेसर है। और इस कंप्रेसर में क्या है, इस कंप्रेसर में वायर्स हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है। इन कंप्रेसर को पेंट किया गया है, वो भी एक प्लास्टिक पेंट होता है। इसके बाद ऑयल्स हैं, और जब ये आग पकड़ेगी ना तो बहुत ही जहरीला काला गंध, आंखों में नाक में जलन करने वाला धुआं पैदा करेगी। अब ये कंप्रेसर जब धुआं पैदा करेगी तो एक रास्ता है जीने पे आने जाने का। आगे इस इमेज को छोटा करके हम समझाते हैं। ये बिल्डिंग आप देखिए, अब इसमें हम समझाते हैं। देखिए ये पूरा एरिया जो आप देख रही हैं, यहां पर जीने का होगा आवागमन। ठीक है, बगल में ये पुरानी बिल्डिंग रही होगी तो सामने जीना होगा, लेकिन बिल्डिंग की खूबसूरती के नाते आगे ये पैनल्स लगा दिए गए हैं ताकि बिल्डिंग खूबसूरत लगे। अब इन पैनल्स को लगाने की वजह से कंप्रेसर लगाने की यहाँ जगह नहीं बची। हालांकि इनको छत पे लगाना चाहिए था, पता नहीं छत पे क्यों नहीं लगाए। हो सकता है छत पे इसलिए ना लगवाए हो क्योंकि यहाँ से अगर इस बिल्डिंग से यहाँ तक ले जाना है तो कॉपर की कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी। कॉपर के वो लगती है ना, वायर नहीं लगती, वो कॉपर की वायर भी लगेगी और एक पाइप लगती है ना, गैस पास होने के लिए। तो इसलिए हो सकता है सस्ते उपाय के नाते यहां पर लगा दिया गया। अब देखिए ये सारे अंदर बंद है, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल उसी तरह से पैक्ड होंगे कि एसी बिल्कुल अच्छे से कूलिंग करे, है ना। तो इस केस में ये बच्चों की कोचिंग या लाइब्रेरी जो भी चल रही होगी पैक होगी। जब इस पूरे एरिया में धुआं भर गया होगा अच्छे से, तब इसके अंदर धुआं रिसना शुरू हुआ होगा। अब जब बच्चों ने देखा होगा कि धुआं अंदर आ रहा है तो भागने के लिए जैसे इन्होंने गेट खोला तो ऑलरेडी जीने पर काला जहरीला धुआं था जो आंखों में बड़ी तेज और नाकों में लग रहा होगा। वहां पर इनको मिला होगा और ये भाग नहीं पाए होंगे, इसलिए यहां पर ये भागे अपने आप को बचाने के लिए। कल हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में एक रिपोर्टर ने देखा, बात किया, तो एक महिला ने बताया कि बच्चों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। कुछ बच्चे यहां से कूदे, 5-6 बच्चे, ये सारी विजुअल्स है हमारे पास, है ना, यहां से कूदे क्योंकि उनके पास दूसरा एग्जिट पॉइंट कोई नहीं था और एक एग्जिट बस यही इनके पास था। क्विकली जो उनका माइंड ने काम किया उन्होंने वो काम किया। कुछ ने अपने को बाथरूम में बंद कर लिया, कुछ यहाँ से कूद गए, जो कूदे उनके बाहर यहाँ कूदने से चोटें आ गई, जिन्होंने बाथरूम में उन्होंने कदम बहुत जगह बताया जा रहा है कि छत पे जाने के लिए भी जो है वो ताला लगा हुआ। हर अगर बच्चा छत पे चला जाता तो भी बहुत हद तक चांस है कि वो बच सकता था। छत पे जाता तो भी बच्चे अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन यहाँ छत पे बंद का अमूमन हर बिल्डिंग की छत को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई बच्चा ऊपर ना जाए, है ना। तो पूरी गारंटी है कि बंद होगा। अगर छत नहीं भी बंद हुआ होता तब भी बच्चे यहाँ से खोलते और जीने में धुआं रहता तो वो छत पे भी नहीं भाग पाते और नीचे भी नहीं भागते। और जो बच्चा भागने की कोशिश करता वो 4-5 सीढ़ियों के बाद ही बेहोश होकर के गिर जाता, क्योंकि इतना धुआं उस समय फैल चुका होगा इस पूरे जीने वाले एरिया में, क्योंकि यहीं पर नीचे कंप्रेसर है। और धुआं भैया, धुआं आग लगती है तो धुआं ऊपर की तरफ उठता है, ना कि नीचे की तरफ जाता है। तो इस कंप्रेसर से जब धुआं उठा होगा तो ये जीने की तरफ गया होगा, ये कहा जा सकता है। पल्लवी, अच्छा ये कोई नियम है क्या कि मतलब ये किसके अंदर आता है कि ये जांच हो? फायर के अंदर एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी। तो ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का जो एनओसी है वो जो दे रहे होंगे अधिकारी
वो या तो दौरा देखिए, करने आए कई होंगे। लोगों से लेना पड़ता है, एलडीएस भी लेना पड़ेगा, फायर से भी लेना पड़ता है ना। लेकिन ये भारत का सिस्टम आप जानते हैं कैसे काम करता है ना। तो ये तो किसी को बताने की जरूरत मतलब नहीं आप देखिए कि अगर एक बार भी शायद उन्होंने दौरा किया होता तो ये देख पाते कि कितने ज्यादा कंप्रेशर यहाँ पे लगे हुए हैं। और एकदम जब इस बिल्डिंग का एग्जिट पॉइंट ही आपने नहीं दिया और वहां पर आप इतने ढेर सारे बच्चों को एक तरीके से भेड़ बकरी की तरह पढ़ने की अनुमति दे देते हैं, या धंधा चल रहा होता है जिसमें बच्चों की जान इस तरीके से जो है वो बर्बाद हो जाती है। अब इस बिल्डिंग को लेकर आप कुछ बता रहे थे कि ये पल्लवी देखिए, इस बिल्डिंग का इतिहास ये है कि 1980 में लॉटरी के द्वारा ये जमीन निकली थी। 2014 में ये बिल्डिंग का मालिकाना हक वगैरह जो है ये वीरेंद्र प्रताप शुक्ला को दिया गया। अभी वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के नाम से मुकदमा दर्ज है और भी 4-5 लोग और हैं, उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन ये 2014 में दिया गया था, 14 में ही इनका दाखिल खारिज सब हो गया था, इनके नाम से हो गया था, मतलब एलडीए में भी हो गया था इनका और सब जगह कि अब इन्हीं के नाम से हाउस टैक्स भी यही भरेंगे, बिजली बिल सब चीज़ इनके नाम से। 2014 में जब इनके नाम से हुआ तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और इन्होंने क्या किया था, इसको रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल नहीं करवाया और इसको रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल करवाए बिना ही कॉमर्शियल यूज में इस बिल्डिंग को लाने लगे थे। मतलब कि घर रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन थी और इस पर धंधा किया जा रहा था। अब नाकामी देखिए, पूरे सिस्टम की नाकामी देखिए। 2016 में इनके पास नोटिस आता है कि इन्होंने बिल्डिंग को अवैध बनाया है। अवैध मतलब कुछ निर्माण अवैध किया, पूरा बिल्डिंग नहीं, कुछ निर्माण जो इनका नक्शा पास है उससे बढ़कर बनवाया है। तो अब क्या है, उसको गिरा देना है। लेकिन 2 या 6 महीने बाद ही उसको फिर खारिज कर दिया जाता है और इनके बिल्डिंग को एनओसी मिल जाता है कि बढ़िया है, ठीक है। लेकिन आज तक ये बिल्डिंग जो है ये रेजिडेंशियल पे चल रही थी, इसका कॉमर्शियल में कन्वर्जन नहीं हुआ था। उसके बाद भी अब सुनिए, 2022 से इस पर कॉमर्शियल टैक्स वसूल रहा है, रेजिडेंशियल नहीं कॉमर्शियल, की बिल्डिंग कॉमर्शियल। मतलब तो क्या चाहिए, तो चाहिए कि बस मुझे कॉमर्शियल टैक्स दो, तुम्हारी बिल्डिंग कॉमर्शियल मानक पे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, पैसा मेरा चाहिए मुझे। ये एलडीए की नाकामी है, ठीक है। हाँ, मतलब आप समझिए कि सबकी मिली भगत ने जो है वो 14-15 बच्चों की जो है वो जानें ली हैं। अगर जिन्होंने एनओसी दी वही अगर ग्राउंड पर आकर देखे होते तो शायद अंधे ना होते, उन्हें दिख पाता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने ज़्यादा बच्चों का आवागमन है, लेकिन कोई एग्जिट पॉइंट नहीं दिया गया है। अमूमन कोई भी ऐसी बिल्डिंग होती है उसमें एग्जिट पॉइंट अलग से होना ही चाहिए। पल्लवी देखिए, अब ये तो देखिए, ये आ गया, वीरेंद्र शुक्ला का हादसा हो गया तो पकड़ में आ गया, है कि नहीं। और इसमें सिर्फ वीरेंद्र शुक्ला या बिल्डिंग के मालिक को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बगल की बिल्डिंग देखें तो वो बिल्डिंग भी आपको सेम ऐसी ही नजर आएगी, उसमें भी कोई 2 एग्जिट पॉइंट नहीं होगा और बिल्डिंग के दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट साइड में कोई स्पेस नहीं छोड़ा होगा, कोई गलियारा नहीं बनाएगा कि इमरजेंसी केस में वहां से कोई निकल सके। ऐसा है ना, इसके बगल की बिल्डिंग में नजर नहीं आएगा। आप 70% बिल्डिंग जाइए कॉमर्शियल यूज में, किसी भी शहर में, भारत के किसी भी शहर में आप जाइए तो ऐसे ही चल रहा है। हादसा हो गया है। आज की खबर है कि कानपुर में काकादेव की कोचिंगों में बड़ा वो चल रहा है ना, सील किए जा रहे हैं कोचिंग। तो आज तक कहां सोए थे, 15 लोगों के मरने का इंतजार कर रहा था सिस्टम। तो इससे पहले भी दिल्ली में हादसा हुआ, तब भी खूब हल्ला हुआ, ये होगा वो होगा। बेसमेंट में आग लगी थी, अगर आपको याद हो तो तमाम कोचिंग के बेसमेंट में जितने भी कोचिंग चल रहे थे उन्हें सील किया गया था। उस समय दृष्टि IAS का भी नाम था, उनका भी कोचिंग जो है वो नीचे ही चलता था। तो हंगामा होता है, कुछ नाम आता है, कुछ हल्ला होता है, उसके बाद फिर सो जाते हैं अधिकारी भी और जिम्मेदार लोग भी। तो इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए जो ज़रूरी एहतियात के जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो भैया आप जानते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो आवासीय थी, लेकिन यहाँ व्यवसाय हो रहा था, चोरी छुपे नहीं हो रहा था, प्रॉपर जो है वो टैक्स वगैरह भी दिया था। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जो बिल्डिंग मालिक थे उनके नाम से FIR हुआ है। रामकृष्ण उपाध्याय 43 साल के हैं, ये पेट शॉप के संचालक थे। और उसके बाद तुषार कृष्ण जायसवाल कोचिंग संचालक 31 साल के, और सुरेश कुमार साहू एक और आरोपी हैं। इन लोग के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ 4 LDA के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। गौरव कुमार XCN जानकीपुरम और कमलेंद्र कुमार FSSO इंदिरानगर, अनिल कुमार AE और प्रमोद पांडे JE, इन लोगों को जो अभी सस्पेंड किया गया है। कुल 16 अधिकारी इंजीनियरों को स्कैनर में डाल दिया गया, मतलब जांच अभी चल रही है। बाकी SIT वगैरह गठित किया गया है पूरी जांच के लिए। अभी तक ये खबर है इसमें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय हो वो आप बताइए। सरकार ये दिखा तो रही है कि हम सख्ती कर रहे हैं, लेकिन ये सख्ती कितने दिन की होगी और इस सख्ती से क्या आगे आने वाली कोई ऐसी घटना पर लगाम लगाया जा सकेगा? सवाल तो यही है। बहुत धन्यवाद।